तो कई बार गलत पर्सनैलिटी का बच्चा उस फील्ड में झोंक दिया जाता है और उसकी पर्सनैलिटी उस प्रोफेशन के साथ मैच ही नहीं कर रही थी। आपकी पर्सनालिटी में से अगर इन 9 में से एक भी बिगड़ गया तो पूरा का पूरा खराब हो सकता है। अगर उस एज में आपको उसको पता चल गया तो दो बेनिफिट होंगे। एक, वो अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटी के साथ जुड़ा रहेगा और दूसरों के जैसा बनने की कोशिश नहीं करेगा। डॉक्टर अनिल का जो मशीन है वो गुरु द्रोण की तरह कार्य कर पाएगा। अगर आपकी पर्सनैलिटी उस प्रोफेशन के साथ अलाइन कर रही है और आपने वही प्रोफेशन चूज किया और आपकी पर्सनैलिटी को आपने बिगड़ने नहीं दिया तो फिर आप डेफिनेटली उस प्रोफेशन में सक्सेस पाएंगे। ये है जीवन का साथ और यही है पर्सनैलिटी को सही डायरेक्शन में लेके जाना। नमस्कार और सबसे खास थैंक यू आप लोग का कि आपने मेरे पिछले वीडियोस को बहुत सराहा, पसंद किया पर्सनालिटी के ऊपर के। और कुछ लोगों के कमेंट्स आए जिन्होंने कहा कि पर्सनालिटी के ऊपर हमने ऐसा वीडियो अभी तक देखा नहीं था, इतनी गहरी बातें जो की गई हैं। थैंक यू टू डॉक्टर अनिल गुप्ता, थैंक यू। मेरे को भी थैंक्स नारायण पांडे को, जो लोगों ने कहा। फिलहाल फिर से हम उसी बात को कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों ने प्रश्न किया डॉक्टर अनिल हमसे कि ये जो पर्सनालिटी है इसका हमारे प्रोफेशन, हमारे कैरियर में भी कुछ असर होता है या नहीं होता है। तो इस पर बात करेंगे आज हम कि वाकई कि पर्सनालिटी की आवश्यकता क्यों है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी पर्सनालिटी कुछ और है, आपने कोई कैरियर कुछ और चुन लिया हो और फिर आप सक्सेस नहीं हो रहे हैं। अब चाहे आप कितना भी डेवलपमेंट का कोर्स कर लो पर्सनालिटी का, भाई सक्सेस होना मुश्किल ही होगा क्योंकि आपकी ओरिजिनल पर्सनालिटी आपके वर्क नेचर वाली पर्सनालिटी से मैच नहीं खा रही है। करेंगे फिलहाल पिछली जो बातें हुई थी उस पर हमने 9 एलिमेंट की बात की थी, 9 तत्वों की बात की थी, जिसमें वात पित्त कफ थे, सत रजस तमस था और ओजस तेजस प्राणा था। इन 9 एलिमेंट को समझने के पश्चात, इन 9 तत्व को समझने के पश्चात ही आप कोई कैरेक्टर को चुन सकते हैं। लेकिन बात जब ये 9 कैरेक्टर हैं तो केवल 9 कैरेक्टर को देखना है, क्योंकि 9 कैरेक्टर को बैलेंस रखना भी जरूरी है। नहीं तो आपकी पर्सनालिटी में से अगर इन 9 में से एक भी बिगड़ गया तो पूरा का पूरा खराब हो सकता है। तो 9 को बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा? तो 9 को बैलेंस करने के लिए बात आती है जब हम उन 5 बातों बात कर रहे थे कि आपका फिजिकल, एनवायरमेंटल, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। तो ये पहले 4 बातें हम कर चुके हैं पिछले एपिसोड में, जो पिछला वीडियो था। इस वीडियो में बात करेंगे आपकी पर्सनालिटी स्पिरिचुअलिटी से कैसे प्रभावित होती है और आप इसके तरह अपने कैरेक्टर को, यानी कि अपनी ओरिजिनल पर्सनालिटी से आप कैसे अपने कैरियर का चुनाव करके सक्सेस हो सकते हैं। तो आज भी तो डॉक्टर अनिल जी, लोग बड़े उत्सुक हैं इस बात को जानने के लिए कि 9 एलिमेंट से हम अपने पर्सनालिटी को कैसे बना के रखें और पर्सनालिटी को बैलेंस करते हुए क्या ये कैरियर को भी सेट करेगा। और ये खास बात कुछ पेरेंट्स की है जो कहते हैं कि अगर हम ये समझ जाएं, जो आपने मशीन बताई कि इनसे पता चलता है सत रजस तमस क्या है, ओजस तेजस प्राणा क्या है, वात पित्त कफ क्या है, अगर इसको जान गए तो क्या हम अपने बच्चे को एक सही दिशा पे ले जाएंगे? क्या डॉक्टर अनिल का जो मशीन है वो गुरु द्रोण की तरह कार्य कर पाएगा कि अर्जुन को पहचान जाए कि पित्त वाला था, भीम को जान करके जान जाए कि ये भैया जो आदमी था ये कफ वाला था, तो गदा ही चलाएगा? देखिए, जब मैं कैरियर काउंसलिंग के लिए जाता हूँ स्कूल कॉलेजेस में, तो कई बार पेरेंट्स और बच्चे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि मुझे कौन सा प्रोफेशन चूज करना चाहिए, कौन से प्रोफेशन में सक्सेस मिलने के ज्यादा चांसेस हैं। तो मेरा एक अपना मानना है कि सक्सेस प्रोफेशन की वजह से नहीं, पर्सनैलिटी की वजह से मिलती है। किसी भी प्रोफेशन में हो आप, अगर आपकी पर्सनैलिटी में दम है तो आपको सक्सेस मिलेगी। दूसरी बात यह है कि अगर आप अपना प्रोफेशन भी अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली चूज करें तो आपको सक्सेस मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। सक्सेस पर्सनैलिटी की वजह से मिलने वाली है, प्रोफेशन की वजह से नहीं। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं कि आजकल ट्रेंड चल रहा है कि हर किसी को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ। तो कई बार गलत पर्सनैलिटी का बच्चा उस फील्ड में झोंक दिया जाता है और उसकी पर्सनैलिटी उस प्रोफेशन के साथ मैच ही नहीं कर रही थी और उसके अंदर वो पैशन ही नहीं आ पाता उस प्रोफेशन का। जैसे साहब ये कह रहा है, जैसे कि एक बात आती है कि हमने कई बार देखा कि कई बच्चे होते हैं जो बचपन से ही अच्छे डांसर हो जाते हैं। कई बच्चे होते हैं बचपन में ही वो कविताएं लिखना या लेखन शैली को लिखना चालू करते हैं। कई बच्चों को आपने स्कूल में देखा होगा, उनको कहीं भी खड़ा कर दो बढ़िया स्पीच दे पाते हैं, डिबेट कर पाते हैं। किसी बच्चे को खड़ा कर दो, बोल दो तो उसको क्लास का कैप्टन बना देती है, यार अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, सबको बढ़िया लीडरशिप इसके अंदर में क्वालिटी है। ये बचपन में दिखाई देती है।
तो वही मैं आ रहा हूं कि प्रोफेशन को कैसे चूज करें अपनी पर्सनैलिटी के अलाइनमेंट के साथ। मैंने कहा ना कि प्रोफेशन में सक्सेस इसलिए मिलती है अगर आपकी पर्सनैलिटी में दम है, और अगर आपकी पर्सनैलिटी भी प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली, हर प्रोफेशन की कुछ पर्टिकुलर टाइप की पर्सनैलिटी की डिमांड होती है, तो अगर आपकी पर्सनैलिटी उस प्रोफेशन के साथ अलाइन कर रही है और आपने वही प्रोफेशन चूज किया और आपकी पर्सनैलिटी को आपने बिगड़ने नहीं दिया, तो फिर आप डेफिनेटली उस प्रोफेशन में सक्सेस पाएंगे। तो यहाँ पर एक चीज और आती है कि पर्सनैलिटी का एनालिसिस मुझे किस एज ग्रुप में करा लेना चाहिए, क्या बड़ा होने के बाद या बचपन से ही? बचपन से ही, क्योंकि बचपन में मम्मी पापा को भी पता होना चाहिए कि मेरा बच्चा किस पर्सनैलिटी का इंसान है, और उस बच्चे को खुद भी पता होना चाहिए कि मेरी पर्सनैलिटी कैसी है। अगर उस एज में आपको उसको पता चल गया तो दो बेनिफिट होंगे, एक वो अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटी के साथ जुड़ा रहेगा और दूसरों के जैसा बनने की कोशिश नहीं करेगा, और ना ही मम्मी पापा या पेरेंट्स उसे फोर्स करेंगे कि तू ऐसा बन। दूसरा, जब 10th के आसपास कैरियर चूज करने की बात आती है, प्रोफेशन को चूज करने की बात आती है कि किस कैरियर लाइन में जाऊं, तो वो उस पर्सनैलिटी एनालिसिस से अपने आप को समझ पाएगा कि मुझे कौन से प्रोफेशन सूट करते हैं। शाहिद तौबोली एक ऑथर हैं, उन्होंने इस पूरी दुनिया में 7 डिफरेंट टाइप की पर्सनैलिटीज की बात करी ऑन द बेसिस ऑफ चक्रास, कि किस व्यक्ति के अंदर कौन से चक्र ज्यादा डोमिनेटेड है, उससे उसकी पर्सनैलिटी डिसाइड होगी। वात पित्त कफ की भी पर्सनैलिटी डिसाइड होती है, चक्रों के आधार पे भी पर्सनैलिटी डिसाइड होती है, ये जो तत्व हैं ये भी समझ लीजिए। तो आपकी बॉडी के अंदर बिफोर बर्थ, कंसेप्शन के समय किस प्रकार की बायो एनर्जीज का एक कंपोजिशन आया, अनुपात आया, उसके अकॉर्डिंगली आपकी पर्सनैलिटी बाय बर्थ बन गई। और अगर आप उस पर्सनैलिटी के तत्व जो हैं उनका जो अनुपात है उसको मशीनों के द्वारा या किसी स्पेशलिस्ट के द्वारा समझ जाएं और समझकर आप अपना डाइट, लाइफस्टाइल और पूरी लाइफ फिलॉसफी प्लान करें और साथ ही साथ प्रोफेशन चूज करें, तो आप एक बैलेंस लाइफ जी पाएंगे, हेल्दी, हैप्पी, सक्सेसफुल, प्रोस्पेरस लाइफ, राइट। तो इसीलिए बचपन में ही एनालिसिस करवा लेना चाहिए। गुरुकुल में भी एक परंपरा होती थी ना, गुरु द्रोण ने देखा ना कि अर्जुन के अंदर एक पित्त पर्सनैलिटी है, तो इसके अंदर जो निशाना मारने की पर्सनैलिटी बहुत जबरदस्त है, एकाग्रचित्ता बहुत अच्छी है, लीडरशिप क्वालिटी है इसके अंदर, ये पित्त पर्सनैलिटी है, तो उसे धनुष बाण की ट्रेनिंग दी। जो भीम था वो कफ पर्सनैलिटी था, उसके पास बल बहुत था, तो उसको गदाधारी भीम बनाया गया, गदा चलाने के वो कराया गया कि अगर उल्टा हो जाता तो क्या होता, समझ रहे हैं ना बात। तो गुरु द्रोण ने ये पर्सनैलिटी एनालिसिस पहले ही कर लिया था। तो जो हमारे ऋषि मुनि होते थे, जब गुरुकुल में बच्चों को लेके आते थे, वो इतने महानुभाव होते थे, उनके पास इतना एक्सपीरियंस होता था, और वो सारे एनालिसिस करते होंगे, मेरा ऐसा मानना है, नाड़ी चेकअप भी करते ही होंगे उस समय। उसके बेसिस पे वो समझते होंगे कि किस बच्चे को, किस पर्सनैलिटी के बच्चे को किस प्रोफेशन की तरफ लेके जाना है। धर्मराज युधिष्ठिर, उसे स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान दिया गया, वेदों का ज्ञान दिया गया, ताकि वो धर्मार्थ कर सके और वो शास्त्रार्थ कर सके, सबको साथ लेके चल सके, क्योंकि उसमें सत्व तत्व ज्यादा था। तो ये हम जब गुरुकुल परंपरा में देखते हैं तो वहां पर भी ये बात आती है। लेकिन अब उस गुरुकुल परंपरा की उस सीक्रेट्स को या उन बेनिफिट्स को आज की डेट में कैसे अडॉप्ट करें। तो यहाँ पर जो मैं बात कह रहा था कि अगर बच्चे का एनालिसिस बचपन में करवा लिया जाए और पेरेंट्स को भी पता हो, बच्चे को भी पता हो, तो बहुत बेनिफिट होगा। तो हमें पहले नाड़ी चेकअप करवाना होता है, और हम यहाँ पर जो हमारे सेंटर में बच्चे आते हैं या पेरेंट्स आते हैं, उनका नाड़ी चेकअप मशीन से करते हैं, HRV बेस्ड, मॉडर्न नाड़ी वैद्य, जिससे उसका ये 9 तत्व निकाल के बताते हैं, वात पित्त कफ कैसा है, सत्व रजस तमस कैसा है, और इसके दोषास कैसे हैं, ओजस तेजस प्राणा कितने बैलेंस है, कितने इम्बैलेंस है। साथ ही साथ उसे रिकमेंडेशन देते हैं कि ये जो इसके अंदर में इम्बैलेंसेस हैं, अगर कुछ आए हुए हैं तो आगे और ना बढ़े और वापस बैलेंस आ जाए, तो आपको क्या डू एंड डोंट्स करने हैं। एक एनालिसिस और होता है हमारे सेंटर में बच्चों का, वो है GDV बायोवेल मशीन। एक एनालिसिस हमारे सेंटर में और होता है जो है एडवांस क्रीडियन फोटोग्राफी, एडवांस क्रीडियन फोटोग्राफी, जिसके अंदर हम देखते हैं कि बच्चे के जो चक्र हैं वो कौन से चक्र एक्सप्रेस हैं और कौन से चक्र एक्सप्रेस नहीं है, उसका ओवरऑल ऑरा कैसा है, उसकी नाड़ियां कैसी हैं, कितनी खुली हुई हैं। एक ऑथर है जिन्होंने एक बुक लिखी 7 चक्रास पर्सनैलिटी, शाहिद तौबोली, उन्होंने बताया इस पूरे वर्ल्ड में 7 डिफरेंट टाइप की पर्सनैलिटीज एग्जिस्ट करती है ऑन द बेसिस ऑफ चक्रास।
अब ये चक्रास का क्या रोल है? हमारी वैदिक फिलॉसफी में कहा जाता है कि हमारे कर्मास हमारे साथ चलते हैं, यानी हमारी सोल पहले कहाँ थी और उस समय उसने किस प्रकार के कर्म किए थे, वो सारा डाटा हमारे बायोफील्ड में ही स्टोर होता है, हमारे मन में ही स्टोर होता है। और ये जब सोल बॉडी को छोड़ के जाती है, केवल सोल ही छोड़ के नहीं जाती, 5 शरीर है ना हम, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। तो जो अन्नमय कोश है, जो 5 तत्वों से बना है, वो यहीं पे रह जाता है, जिसे हम जला देते हैं या दफना देते हैं। वो 5 तत्वों में मिल गए। लेकिन जो मनोमय कोश था, मन, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, जो सब कॉन्शियस माइंड था, वो साथ में जाता है। विज्ञानमय कोश, बुद्धि, वो साथ में जाती है और सोल के साथ जाती है। उसके साथ साथ जाते हैं जो चक्र, नाड़ी और चक्र है। यानी जैसे हम माइंड में चीजें स्टोर कर लेते हैं और वो याद शायद पता नहीं कहाँ होती है, क्लाउड है ये एक बॉडी का क्लाउड है, बायोफील्ड है। तो सोल अपनी एनर्जी के साथ ये एनर्जी, क्लाउड की एनर्जी को भी लेकर जाती है। जैसे हम मोबाइल में एक डाटा हार्ड डिस्क में होता है, मोबाइल के अंदर होता है और एक क्लाउड में होता है। तो जब हमें मोबाइल बदलना होता है तो हम शॉप पे जाते हैं और मोबाइल को, डाटा को इरेज कर देते हैं, क्लाउड पे स्टोर कर लेते हैं और फिर वापस नया मोबाइल लेकर उसमें पासवर्ड डालते हैं, तो सारा का सारा डाटा क्लाउड से उस नए मोबाइल में आ जाता है और नए मोबाइल, पुराने मोबाइल को डिस्कार्ड कर देते हैं। सेम टू सेम सोल जब नई बॉडी लेती है तो उसके अंदर वो पूरा डाटा एक्सप्रेस हो जाता है। और ये जो एक्सप्रेस करने का तरीका है, ट्रांसफर करने का तरीका है, पांडे जी आपने देखा होगा जब अपन मोबाइल शॉप में जाते हैं तो वो कुछ सॉफ्टवेयर लेते हैं और पुराने से नए में ट्रांसफर कर देते हैं, वी शेयर या और भी कई ऐसे सॉफ्टवेयर हैं। तो ये हमारा डाटा कैसे ट्रांसफर होता है? ये ट्रांसफर होता है नाड़ी और चक्रों के द्वारा। तो नाड़ी और चक्र जो कैरी फॉरवर्ड हो गए, तो उस दौरान कौन सा चक्र पिछले जन्म में ज्यादा एक्सप्रेसिव था, उस समय हमने क्या कर्म किए थे, कौन सी नॉलेज थी, कौन से स्किल थे, वो सारे चक्रों के अकॉर्डिंगली कौन सा चक्र कितना एक्सप्रेस था उस समय, वो सारा डाटा हमारे इस वाली सोल के साथ आ गया। और जब ये बॉडी मिल गई, वात पित्त कफ का कॉम्बिनेशन मिल गया, सत्व रजस तमस जो सोल लेके आ रही है, साथ ही साथ कौन से चक्र कितने एक्सप्रेस होंगे सोल के अंदर आने के बाद, बॉडी के अंदर बर्थ के टाइम पे, उससे हमारी पर्सनैलिटी। जो अभी आपने खुद ही कहा ना, कुछ बच्चे बहुत मधुर गाना गाते हैं पैदा होने के बाद से, कुछ छोटी उम्र में ही उनका ये चक्र बहुत जबरदस्त होता है। कुछ बच्चों की क्रिएटिविटी बहुत जबरदस्त होती है, स्वादिष्ठान चक्र होता है। कुछ लोग बच्चे ऐसी ज्ञान की बातें बोल देते हैं कि बड़े बड़े दम दंग रह जाते हैं, आगे चक्र बहुत। कुछ लोग बच्चे इतने स्पिरिचुअल होते हैं, भगवान के प्रति इतने आस्थावान होते हैं, उनका ये चक्र एक्टिव होता है। कुछ लोग बच्चे इतने मिलनसार होते हैं कि हर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, ये अनाहत चक्र एक्सप्रेस। तो ये जो ऑथर है, इन्होंने लिखा कि आप अपने पर्सनैलिटी में कौन से चक्र ज्यादा एक्सप्रेस हैं, उससे आप अपने पर्सनैलिटी को समझ सकते हो। इन्होंने पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन को 7 डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया। जो सबसे ज्यादा इन्होंने कहा 40% लोग होते हैं बिल्डर। बिल्डर लोग वो होते हैं जिनमें मूलाधार चक्र ज्यादा एक्सप्रेस होता है। 25% लोग होते हैं अचीवर्स। ये वो होते हैं जिनमें मणिपुर चक्र ज्यादा एक्सप्रेस होता है। ये पैशनेट होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी होती है इनके अंदर, और ये कुछ अचीव करना चाहते हैं, ये बिजनेसमैन वाली कैटेगरी में आते हैं। तीसरे प्रकार के लोग होते हैं आर्टिस्टिक, जो कुछ सिंगर हो गए, पोएट्री हो गए, पेंटर हो गए, इनमें स्वादिष्ठान चक्र ज्यादा होता है। ये 7% मिलते हैं एज अकॉर्डिंग टू द ऑथर। और एक होते हैं स्पीकर, जिनके अंदर ये चक्र एक्टिव होता है। ये भी 7% ही मिलते हैं। पूरी दुनिया में 7% लोग ही ऐसे पाए जाते हैं, और ये अपने कम्युनिकेशन स्किल से, अपने बातों से दूसरों को प्रभावित करते हैं, पूरे विश्व को प्रभावित करके जाते हैं, छाप छोड़ के जाते हैं मरने के बाद। और एक होते हैं केयर टेकर, ये होते हैं 15% के आसपास, अनाहत चक्र। ये लोग दूसरों की देखभाल बहुत अच्छे से करते हैं, और ये ज्यादातर डॉक्टर्स, नर्सिंग, जो इस प्रकार के लोग होते हैं जो दूसरों की देखभाल करने में माहिर होते हैं। ये चक्र 7% थिंकर्स, ये कुछ फिलॉसफी छोड़ के जाते हैं। जितने साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, फिलोसोफर्स हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं। और 1% होते हैं योगी, जिनका ये चक्र, वो कहते हैं ना, जैसे बाबा जी हैं, राउतपुरा सरकार जी, बचपन से ही उनको अध्यात्म की नॉलेज थी, बचपन में ही चले जाते थे। जब बाबा जी से मेरी मुलाकात हुई तो बाबा जी ने, महाराज जी ने बताया कि वो स्कूल में उनका मन नहीं लगता था, टीले पे चले जाते थे, बैठते थे और बच्चों को अच्छी अच्छी बातें बताते थे। कहाँ से आई उनके बात से बातें? उनके सोल के संस्कार पहले से ही एक्टिव था।
बोलते हनुमान महाराज उन्हें दिखाई देते थे, तो ये पावर होती है इस चक्र की। और भी कहें आध्यात्मिक गुरु आप देखेंगे बचपन में ही आदि गुरु शंकराचार्य की ले लीजिए। तो ये जो पर्सनैलिटीज होती हैं ये पुराने संस्कारों पर भी आधारित होती है। तो आपके पुराने कर्मास और आपने पिछली लाइफ में कौन सी एबिलिटीज अचीव की थी वो सारी आपके ट्रांसफर होके चक्रों में आ गई। लेकिन अगर अभी हम एनालिसिस करके मशीनों से ये समझ सकें कि व्यक्ति के अंदर कौन से चक्र एक्सप्रेस कर चुके हैं बचपन में ही, तो और साथ ही साथ उसका जो ये बॉडी टाइप और माइंड टाइप था, इसको तीनों को मिलाकर एक उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को समझ पाएं तो उसे प्रोफेशन में बहुत अच्छी मदद हो सकती है। बिल्डर टाइप के अगर व्यक्ति है तो उसे मेटलिस्टिक चीजों में ग्रो करने के लिए इंजीनियर हो गया, वो एक बिल्डर बिजनेसमैन भी हो सकता है। इस प्रकार की बिजनेस चलाने के लिए, कुछ क्रिएट करने के लिए उसको भेजा गया। जो अचीवर हैं उनके अंदर एक सेंस होती है लीडरशिप की, लीड करने के लिए आए हैं, ये दुनिया को लीड करने की क्षमता रखते हैं, कुछ बदलाव लाने की क्षमता इनके अंदर है। जो आर्टिस्टिक हैं उसको आर्टिस्ट ही रहने दे। पता चला हम आर्टिस्ट को बिल्डर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक अलग ही टाइप के लोग होते हैं। लता मंगेशकर हो गई, AR रहमान हो गया, इनके अंदर एक अलग ही प्रकार की कला है। कुछ पेंटर्स हो गए, इन्हें डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, इनकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी के साथ जीवन जीने देना चाहिए। ये दुनिया के अंदर में कुछ आर्टिस्टिक फील्ड में कुछ ऐसा छोड़ के जाएंगे कि हजारों साल तक लोग याद रखेंगे। पोइट हो गए, लेखक हो गए। तो देखिए कितना अच्छी बात है कि अगर हम ये चक्रों के एनालिसिस से मशीन से हम पहले से समझ सके कौन से चक्र एक्सप्रेस है, तो कितना अच्छा एक पर्सनैलिटी एनालिसिस व्यक्ति का बन पाएगा। और साथ ही साथ उससे पूछा भी जाए कि उसका स्वभाव कैसा है, क्या उसे इस टाइप की चीजें पसंद है, और मम्मी पापा से भी पूछा जाए, पेरेंट्स से भी पूछा जाए, और सारा कुछ एक एनालिसिस करके सम टोटल निकाला जाए। ये है उसकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी। तो जैसे 7 चक्र हैं अगर, तो सातों चक्र के हिसाब से उस व्यक्ति की पर्सनालिटी डिसाइड हो जाती है। जैसे आपने कहा कि किसी को मेटेलिस्टिक वर्ल्ड में अगर जाना है, और जाना क्या, आपकी सोच ही रहती है मेटेलिस्टिक की, लेकिन पैसा, घर, बंगला होना चाहिए। दैट मीन्स उसका मूलाधार चक्र जो है वो ज्यादा एक्सप्रेस हो रहा है, एक्टिव हो रहा है। यदि किसी के अंदर में कुछ क्रिएशन है तो स्वादिष्ठान चक्र वाला होगा। मगर बचपन से ही हम देखते हैं कई लोग के ना हर बात पे केयरिंग बहुत रहती है, वो अपने दोस्तों की भी बहुत केयर करते हैं, तो वो यानी कि उनका अनाहत चक्र ज्यादा एक्टिव है। हम जैसे लोग जो हर जगह पे बकबक करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, डिबेट पे है, तो ये स्पीकर शुरू से था। तो मतलब हमारा जो ये जो चक्र है यहाँ का विशुद्धि चक्र, ये ज़्यादा एक्टिव रहा होगा। और कई लोग ओवर ब्लिंड होते हैं, वो बातें ही करते हैं, तो उनकी बातें ही अलग होती, जो उस सामान्य उम्र के लड़कों को समझ में नहीं आती है, उनके क्लासमेट को, बोले यार बड़े लोगों की बात करता है। अब मैं इनको ये जोड़ रहा हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को ला लिया तो ये किस उम्र में उसको अपना ये चक्र एनालिसिस कराना चाहिए? वो प्राइमरी क्लास में ही कराए या कुछ और आगे जाके कराए? भाई स्कूल की बात आ गई तो, ताकि उसको हम एक सही दिशा पे ले जाए। ओरिजिनल पर्सनैलिटी है बच्चे की 5-6 साल की एज में जब वो स्कूल गोइंग शुरू हो रहा है, वहीं पे करवा लेना चाहिए। जब तक वो मम्मी पापा के इन्फ्लुएंस में था तब तक उसकी पर्सनैलिटी में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया। वो घर के एनवायरनमेंट में, गुरुकुल में क्या परंपरा रही होगी, जब बच्चा राजमहल में रहता था तो उसको ऐसे ही रहने दिया जाता था, वहां कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी। लेकिन जब जनेऊ शायद धारण किया जाता था, क्या हाँ जनेऊ की वो गुरुकुल जाके ही होती थी, गुरुकुल जाके, यानी उस दौरान उसका पर्सनैलिटी एनालिसिस होता होगा और वहां से उसको डायरेक्शन दे दी जाती होगी। तो कितना अच्छा हो हम इस एज ग्रुप में ही बच्चों का पर्सनैलिटी एनालिसिस शुरू कर दें। लेकिन अगर नहीं करवा पाए हैं उस एज में तो पछताने की बात नहीं। जनेऊ की जब आप बात की ना, जब जनेऊ की बात करें तो पहले पुराणों में, मैं कितना सही नहीं जानता लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था 3, 6 और 9 सूत का ये जनेऊ बनता है। तो समझ में नहीं आता कि 9 क्यों होते हैं। तो आप अगर इसको मैं कोरिलेट करूं तो 9 तत्व का जनेऊ होता है, जिसमें वात, पित्त, कफ, सत्व, तमस और रजस, और आपके ओजस, तेजस और प्राणा, ये चलते हैं। तो वो जब गुरुकुल में जाती है तो मुख्यतः इन्हीं प्रकार की शिक्षाएं दी जाती थी कि आपको अपना व्यक्तित्व निखार कैसे करना, पर्सनालिटी कैसे बनानी है। तो वात, पित्त, कफ के हिसाब से जो बातें थी जनेऊ की, सर जनेऊ को भी जब धारण करने जाते थे और जब बच्चा घर से ये गुरुकुल जाए या राजमहल से जब गुरुकुल की ओर जाते थे तो सबसे पहले उसका जनेऊ संस्कार होता था। जनेऊ संस्कार में भी मुझे जहाँ तक कि 9 सूत के धागे पहले होते थे, फिर कैलेंडर में 3-3 में भी हो गया, पर 9 का महत्व अब समझ में आ रहा है। सही या गलत अगर इसको कंट्रोवर्सी पे ना ले, मेरी अपनी सोच है कि 9 में सत्व, रजस, तमस, वात, पित्त, कफ और ओजस, तेजस, प्राणा, ये 9 तत्वों को बैलेंस करने के लिए ही गुरुकुल में
9 सूतों को पहना दिया जाता था और उसकी एक एक करके प्रोसेस होती थी ताकि आपकी जो ओरिजिनल पर्सनालिटी है उसको वैसा का वैसा ही निखार करके राजा को दे दिया जाए ताकि उस हिसाब से वह आगे को कार्य कर पाए। और आपको याद होगा कि कई बार बड़ा जो लड़का होता उसको हिसाब से ढाला जाता था क्योंकि इसे युवराज बनना है और आगे चल करके राजगद्दी संभालनी है। तो राजा के अनुसार उनके बच्चों को गुरुजी उसी हिसाब से डालते थे। इसलिए क्योंकि ये पहले से डिसाइडेड था कि युधिष्ठिर को, महाभारत में अगर आप पढ़े तो युधिष्ठिर को राजा बनाना था, इसलिए गुरु द्रोण ने युधिष्ठिर को राजा वाली जो पूरी कैरेक्टर थी उसको उन्होंने डालना चालू किया उनके पर्सनालिटी के अंदर में। दुर्योधन के अंदर में नहीं डाल पाते थे, पर दुर्योधन जो था उसको था कि मुझे तो युवराज बनना है और आगे चल के राजा बनना है, तो बार बार अपने अंदर में वो डेवलप करने का कोशिश करता था। तो शायद ये विकृति आ रही थी उसके अंदर में। दुर्योधन कौन सी पर्सनैलिटी था? पित्त था और तमस था। पित्त और तमस। और उसे इन्वायरमेंट किसका मिल गया? शकुनी का मिल गया। तो शकुनी ने उसके अंदर उसकी पित्त को, पित्त वाले जो लोग होते हैं जजमेंटल होते हैं, जेलस होते हैं, उसकी जेलसी को और बढ़ा दिया और उसकी नेगेटिव प्रोग्रामिंग कर दी माइंड की और उसकी प्रकृति को विकृति में कन्वर्ट कर दिया। सही डायरेक्शन दी जाती तो दुर्योधन भी ठीक हो सकता था। यही तो गुरु का रोल होता है। तो गुरु जब ये डिसाइड करता था कि हाँ अब ये आ गए, पर्सनैलिटी एनालिसिस करके उसकी ओरिजिनल प्रकृति में रहना और उसकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली उसको प्रोफेशन की तरफ लेके चलना और फिर बाद में राजा को वापस सौंप देना, यही होता है। तो अभी भी पर्सनैलिटी का एनालिसिस स्कूल गोइंग एज में हो जाना चाहिए। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 के आसपास हमको करवा लेना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आपने नहीं करवाया और आप बड़े हो गए हैं तो अब क्या करो? जब जागो तब सवेरा। मैं कह रहा हूँ जब भी आपको लगे कि जिस भी आप उम्र के जिस भी पड़ाव में है उस पड़ाव पे आपको अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटी को समझना जरूरी है और ये समझना है कि आप ओरिजिनल रहे हैं या आप आर्टिफिशियल बन गए हैं इस दुनिया की भीड़ में, और कहाँ कहाँ पर आपके अंदर विकृति आ गई है और उस विकृति को वापस मुझे रिवर्स करके प्रकृति की तरफ चलना है। जिस स्टेज में भी आप लाइफ के हैं उस स्टेज में अगर आप समझ लेंगे तो आपकी हेल्थ बेटर होती जाएगी, मेंटल हेल्थ अच्छी होती जाएगी, इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, ऑरा जबरदस्त हो जाएगा, स्वभाव मिलनसार हो जाएगा और आप एक बैलेंस पर्सनैलिटी बनेंगे तो लाइफ को और अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। तो मुझे भी बचपन में नहीं मालूम था, लेकिन मुझे जब पता चला तब से मैंने अपने अंदर बदलाव लाए। मुझे पता चला, मैंने देखा तो मेरे चक्र एक विशुद्धि चक्र, हृदय चक्र और आज्ञा चक्र, ये बैलेंस थे, ये एक्टिव थे। तो इन तीनों की वजह से ही मेरी पर्सनैलिटी ज्यादा आती है, जो मुझे समझ में आया। मुझे समझ में आया कि मैं पित्त और वात का कॉम्बिनेशन हूँ, तो मुझे समझ में आया कि मैं पित्त की वजह से क्या क्या कर सकता हूँ, वात की वजह से क्या क्या कर सकता हूँ, क्रिएटिव हूँ। फिर मैंने समझा कि मेरे अंदर भी कुछ विकृतियां डेवलप हो गई थी मेडिकल कॉलेज के अंदर में, उसे मैंने वापस रिवर्स किया। कहाँ मेरा ओजस गड़बड़ हुआ, कहाँ मेरा तेजस गड़बड़ हुआ, कहाँ मेरे प्राण गड़बड़ हुए, वो सारा मुझे जब एनालिसिस पता चला मेरी ही मशीनों से, जो मशीनें मैं लेकर आया पूरे वर्ल्ड वाइड घूम घूम कर, और उन मशीनों को जब मैंने सबसे पहले अपने ऊपर टेस्ट किया तो मुझे अपना पर्सनैलिटी एनालिसिस आफ्टर MBBS पता चला। बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन देर का मतलब ये नहीं कि वहां पे जागा नहीं जा सकता। मैंने वहां से अपने आप को रिवर्स शुरू किया और आज एक हेल्दी, हैप्पी, फुलफिल्ड, प्रोस्पेरस लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। ये है जीवन का सार और यही है पर्सनैलिटी को सही डायरेक्शन में लेके जाना। और मेरे साथ किस्मत ने मेरा साथ दिया कि मेरी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली मुझे प्रोफेशन मिला केयर टेकर का। अच्छी बात थी, लेकिन अगर शायद वो प्रोफेशन मुझे नहीं मिला होता तो मैं भी शायद अपने प्रोफेशन में, गलत प्रोफेशन में जाकर अपने अंदर स्ट्रेस पैदा करके बहुत सारी बीमारियां पैदा कर लेता। रिसर्च बताती है कि 60 to 70% लोग गलत प्रोफेशन में है। हो सकता है ये 80% डाटा पहुंच जाए आज की डेट में, क्योंकि हम प्रोफेशन चूज कर रहे हैं दूसरों के देखा देखी, और उस प्रोफेशन के साथ पर्सनैलिटी मैच नहीं करती तो स्ट्रेस आ जाता है। तो ये समझना भी जरूरी है। और मैंने अपने प्रोफेशन के अंदर भी अपना हाईएस्ट अचीव किया, और जब देखा कि मेरे अंदर कुछ और भी कैपेबिलिटी है, ये है, तो कहीं ना कहीं वो चीजें मेरी अपने आप ही एक्सप्रेस हो रही हैं। जब मेरी ओरिजिनल पर्सनैलिटी एक्सप्रेस हो रही है तो ये हॉलिस्टिक की तरफ जाना, ये पॉडकास्ट बनाना, बातें करना, वैदिक विज्ञान को समझना, तो मैं भी अपनी लाइफ को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, अपनी पर्सनैलिटी को, सेकंड आयाम को भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ। एक चक्र केयर टेकर का था, तो एक चक्र एक्सप्रेशन का है और एक चक्र नॉलेज का है। तो ये वैदिक नॉलेज कहीं से डाउनलोड हो रही है, इसे भी तो एक्सप्रेस करना है। तो हमने, अगर इस पर्सनैलिटी के एपिसोड को हम कंक्लूड करना चाहें तो पहली चीज है, एक है पर्सोना, एक है व्यक्तित्व। पर्सोना मतलब जो हम आर्टिफिशियली डेवलप कर लेते हैं, बॉडी लैंग्वेज, लुक, और ये इन चीजों का अपना एक रोल हो सकता है, लेकिन इसमें आप ओरिजिनल पर्सनैलिटी को सुधार नहीं सकते, व्यक्तित्व को निखार नहीं सकते। पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटी जाननी है, जो है 9 तत्वों का कॉम्बिनेशन,
जिसे नाड़ी चेकअप के द्वारा समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। नो योर पर्सनैलिटी, ग्रो योर पर्सनैलिटी। दूसरा है ट्रांसफॉर्म कैसे करूं, निखारूं कैसे। पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है नो योर पर्सनैलिटी। पहले आपको ये जानना है आप क्या नहीं है। जैसे पांडे जी ने कहा कि आप एक चादर ओढ़े हुए हैं, वो पर्सनैलिटी नहीं है। उसके बियॉन्ड जाकर, उसे उतार कर आपकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी क्या है, ओरिजिनल व्यक्तित्व क्या है, उसका एनालिसिस। फिर उसके अंदर की स्ट्रेंथ क्या क्या है और वीकनेस क्या है। मेरी पर्सनैलिटी की, हर पर्सनैलिटी की कुछ स्ट्रेंथ होती है, कुछ वीकनेस होती है। तो मेरी कौन सी स्ट्रेंथ है जिसे मैं निखारूं और कौन सी वीकनेस है जो मुझे एक्सप्रेस होने से बचनी है, और कैसे मैं अपनी पर्सनैलिटी को अपने प्रोफेशन की तरफ लेकर चलूं, कौन से प्रोफेशन में जाऊं। और प्रोफेशन के साथ साथ मेरा अगर बॉडी टाइप है तो मुझे डाइट प्लान क्या करना है, लाइफस्टाइल प्लान क्या करना है, डू एंड डोंट्स क्या है। मेरा अगर कुछ माइंड टाइप है तो कौन से एनवायरनमेंट से बचना है, कौन से लोगों से बचना है, किस प्रकार के प्रोफेशन से मुझे बचना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन सी हैबिट मुझे अडॉप्ट नहीं करनी है, क्या क्या नहीं करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या क्या मैं नहीं हूं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये सारी चीजें जानकर आप अपनी लाइफ को हेल्दी, हैप्पी, प्रोस्पेरस और फुलफिल्ड बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसको और डीपर में समझना, जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, तो हमारे एग्जीक्यूटिव से कांटेक्ट कर सकते हैं और नीचे दिए गए नंबर्स पर हमारे वेबसाइट पर जाकर हमारे इंस्टीट्यूशन के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। बिल्कुल। तो पर्सनालिटी का ये सेकंड एपिसोड, अब आपको दोनों एपिसोड में समझ में आएगी कि एक्चुअल पर्सनालिटी क्या है। जो अब तक आप समझ रहे थे वह केवल 10 to 15% की पर्सनालिटी आप समझ रहे थे, जिसे आप एक चादर की तरह ओढ़ रहे थे। तो अगर असली पर्सनालिटी को समझना है तो उस चादर को ओढ़ना नहीं है, जो ओढ़ा हुआ चादर है उसको भी हटाना होगा, रियलिटी की ओर आना होगा। तब आपको समझना होगा 9 एलिमेंट को, 9 तत्वों को, जिसमें हम बार बार कह रहे हैं कि आपके सत रजस तमस वात पित्त कफ और ओजस तेजस प्राणा, ये 9 चीज़ों को समझना होगा। साथ ही जानना होगा कि आपको, क्योंकि यह बॉडी जो है हमारी वेद कहती है 5 तत्वों का मिलकर बना हुआ, तो उन 5 तत्वों का बैलेंस समझना होगा। आपको समझना होगा कि हम पंचकोशी हैं, एक शरीर नहीं है। तो उन पंचकोशों को समझना होगा। हम जीवात्मा हैं, जीव नहीं है। तो जीवात्मा के अंदर में प्राण चलता है, यानी कि लाइफ फोर्स एनर्जी चलती है। लाइफ फोर्स एनर्जी के आपको 7 चक्रों का बैलेंस भी समझना होगा, तब कहीं जा कर के आप कंप्लीट पर्सनालिटी बन सकते हैं। जिस तरह की राम हुए, जिस तरह के कृष्ण हुए, जिस तरह की पैगंबर हुए, जिस तरह की ईसा मसीह हुए, जैसा बुद्ध हुए, जैसे नानक साहब हुए हैं। तो सबके अंदर में ये चीज़ें हैं। तो पर्सनालिटी पे आज हमने इतनी बातें करी है। आपके प्रश्नों का उत्तर हमें सब रहेगा, कुछ प्रश्न आपको पूछना पूछिए। और यदि हाँ, उन मशीनों के बारे में जानना चाहते हैं गहराई के साथ में, जिसकी बातें हमने इन 2 वीडियो में की। एक हमने बात करी एक मशीन की जिसमें आप वात पित्त कफ ओजस तेजस प्राणा और सत रजस तमस को देख सकते हैं। वो मशीन का डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल रहा हूँ, आप उस वीडियो को देखिए। उसके बाद कुछ प्रश्न आता है तो नंबर भी नीचे दिए हुए हैं हमारे, उस नंबर पे आप हमसे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। दूसरा बात हुई जब 7 चक्रों की बात आती है, 7 चक्रों का अलाइनमेंट आता है। 7 चक्रों के साथ में जो आपकी पर्सनालिटी वो कैसे प्रभावित होती है, चाहे वो मूलाधार चक्र हो, चाहे स्वादिष्ठान हो, चाहे अनाहत हो, विशुद्धि हो, या इन सारे चक्रों से भी आपकी पर्सनालिटी प्रभावित होती है। तो इनके बारे में जानना है तो उसकी भी एक मशीन है, एडवांस क्रिलियन फोटोग्राफी। उसके भी डिटेल अगर आपको जानना है कैसे काम करती, क्या करती है, तो डॉक्टर अनिल का एक वीडियो और है जो डिस्क्रिप्शन पे मैं डाल रहा हूँ, आप उसको देखिए। और आपके प्रश्न फिर भी होंगे, हम वेलकम करते हैं, आप हमें कॉल करिएगा। संस्था का नंबर भी नीचे दिया हुआ है, जिसमें हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आपको फ़ोन उठाएंगे, आपसे बात करेंगे और डॉक्टर अनिल से आपको लाइन अप करवा देंगे। तो वीडियो को लाइक करें, और आपको पसंद आ रहा हो तो शेयर जरूर करिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सके। फिलहाल फिर मिलेंगे किसी अगले विशेष और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, मैं और डॉक्टर अनिल। तब तक इंतजार करिए अगले वीडियो का। नमस्कार। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और जहां भी रहें अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटी के साथ जुड़कर जबरदस्त रहें।